नमस्कार। आज हम ब्रह्मांड के एक बहुत बहुत बड़े रहस्य पर बात कर रहे हैं, डार्क मैटर और डार्क एनर्जी। हाँ, वो चीज़ जो कहते हैं कि यूनिवर्स का लगभग 95% हिस्सा है, पर हमें दिखती नहीं, समझ नहीं आती। बिल्कुल। और आज हम इसे एक जरा अलग नजरिए से देखेंगे। हमारे पास आचार्य अग्निव्रत जी के व्याख्यान के कुछ अंश हैं जो वैदिक रश्मि सिद्धांत की बात करते हैं। जी, जिसे वैदिक फिजिक्स भी कहा जा रहा है, एक वैकल्पिक दृष्टिकोण। तो चलिए इसी में उतरते हैं। अच्छा, पहले ये बताएं, आज का विज्ञान कहाँ तक पहुंचता है? मतलब मैटर किससे बना है? देखिए, आज की फिजिक्स कहती है मॉलिक्यूल, फिर एटम, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। और प्रोटॉन न्यूट्रॉन वो क्वार्क से बने हैं ना? हाँ, क्वार्क तक तो पहुंच गए, पर क्वार्क किससे बना है, इसके आगे एक बड़ा सवालिया निशान है। सही कहा। और ये भी सुनने में आता है कि कई दशकों से पार्टिकल फिजिक्स में कोई बहुत मौलिक फंडामेंटल खोज नहीं हुई है। जी, थ्योरीज हैं जैसे स्ट्रिंग थ्योरी वगैरह, पर वो अभी तक मतलब साबित नहीं हुई हैं, सर्वमान्य नहीं है। और यहीं पर ये वैदिक रश्मि सिद्धांत आता है। ये कहता है कि जहां विज्ञान आज रुकता है, ये वहां से शुरू होता है। दिलचस्प। कैसे? ये एक बहुत बुनियादी सवाल उठाता है, जैसे इलेक्ट्रॉन और इसका एंटी पार्टिकल पॉजिट्रॉन, दोनों का मास बराबर है, चार्ज बिल्कुल उल्टा, पर उनमें अंदरूनी तौर पर क्या फर्क है उनकी बनावट में? हाँ, ये सवाल तो है। मॉडर्न साइंस इसका जवाब देता है क्या? ठीक नहीं, लेकिन वैदिक सिद्धांत कहता है कि कोई भी कण जिसे हम आज मौलिक मान रहे हैं, वो असल में है नहीं। अच्छा, मतलब इलेक्ट्रॉन भी नहीं? इस थ्योरी के हिसाब से नहीं। हर कण की एक अपनी अंदरूनी बनावट है, एक इंटरनल स्ट्रक्चर। और वो किससे बनी है? वो बनी है रश्मि से। रश्मियां मतलब आप समझ लीजिए कि बहुत ही सूक्ष्म फंडामेंटल वाइब्रेशंस या कंपन। वाइब्रेशंस, कंपन। तो सब कुछ, मतलब पूरा ब्रह्मांड इन्हीं कंपनों से बना है। हाँ, यही इस सिद्धांत का मूल है। सिर्फ पदार्थ ही नहीं, बल्कि जिसे हम स्पेस कहते हैं, खाली जगह, वो भी इन्हीं रश्मियों से बनी है। स्पेस भी? ये तो काफी अलग बात है। हम तो सुनते हैं कि तारे जैसी भारी चीजें स्पेस को मोड़ देती हैं, जैसा आइंस्टाइन ने कहा। हाँ, पर सवाल ये है कि स्पेस में ऐसा क्या है जो मुड़ता है, अगर वो बिल्कुल खाली है तो? सही पॉइंट है। तो वैदिक दृष्टिकोण कहता है कि स्पेस में भी सूक्ष्म रूप में द्रव्यमान है और एक तरह का चार्ज या गुण है, इसीलिए वो तारों से इंटरेक्ट करता है, मुड़ता है। ओके। और सृष्टि की शुरुआत बिग बैंग वाली सिंगुलैरिटी? नहीं, यहाँ भी फर्क है। ये सिद्धांत कहता है शुरुआत प्रकृति से हुई। ये एक मूल तत्व है, अनंत वॉल्यूम, जीरो एनर्जी, जीरो मास, सिंगुलैरिटी का बिल्कुल उल्टा। जीरो एनर्जी, जीरो मास, अनंत वॉल्यूम, बिल्कुल अलग। फिर कहते हैं ओम की ध्वनि, जिसे परावाणी कहा गया, उससे इस प्रकृति में पहला कंपन हुआ, उससे महत तत्व बना। अच्छा। और फिर चेतना की मौजूदगी में अहंकार, मन, प्राण और फिर वेद मंत्रों के रूप में रश्मियां बनी, और उन्हीं से अंत में कण बने। इसमें चेतना, कॉन्शियसनेस का रोल बहुत जरूरी माना गया है ना? बिल्कुल अनिवार्य, क्योंकि बिना चेतना के कोई गति, कोई रचना नहीं हो सकती, ऐसा ये सिद्धांत मानता है। ठीक है, तो अब आते हैं हमारे मेन टॉपिक पर, डार्क मैटर। इस नजरिए से डार्क मैटर क्या है? क्या ये रश्मियां ही डार्क मैटर हैं? सीधे तौर पर नहीं। देखिए, ये सिद्धांत कहता है कि सृष्टि में दो तरह के पदार्थ बनते हैं। एक है देव पदार्थ। देव पदार्थ? हाँ, जिनसे लोकांतर बनते हैं, मतलब ग्रह, तारे, गैलेक्सी, जो हमें दिखता है, वो वाला मैटर। समझ गया, विजिबल मैटर जैसा। और दूसरा है असुर पदार्थ। ये वो है जिनसे लोक नहीं बनते और जो अदृश्य रहता है। असुर पदार्थ? तो क्या यही डार्क मैटर है? हाँ, ये असुर पदार्थ ही है जो आधुनिक डार्क मैटर और डार्क एनर्जी के कुछ गुणों से मिलता जुलता है, पर ये उससे कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। ज्यादा कॉम्प्लेक्स? कैसे? मतलब आधुनिक विज्ञान तो डार्क मैटर को बस एक तरह का कण मानता है जो ग्रेविटी पैदा करता है। सही, पर वैदिक सिद्धांत कहता है कि ये असुर पदार्थ आसुरी रश्मियों से बनता है, और इसमें भी मास, एनर्जी और एक खास तरह का इंटरैक्ट करने वाला गुण होता है। अच्छा, तो ये भी ग्रेविटी डालता है, गैलेक्सी को थामने वाला काम? हाँ, बिल्कुल। इसीलिए गैलेक्सी के बाहरी तारे भी तेजी से घूम पाते हैं, ये उसको होल्ड करके रखता है। लेकिन
बात यहीं खत्म नहीं होती। और क्या है? सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस सिद्धांत में असुर पदार्थ के 1 या 2 नहीं बल्कि 11 अलग-अलग प्रकार बताए गए हैं। 11? बाप रे। कौन कौन से? कुछ नाम? हाँ, जैसे राक्षस, अत्रिण, यातु, पापमा, किल्विश, ऐसे कई नाम हैं। और इनका काम सिर्फ गैलेक्सी को पकड़ना नहीं है। तो फिर और क्या करते हैं ये? कुछ प्रकार ऐसे हैं जो कणों को बनने से रोकते हैं, कुछ बने हुए कणों को नष्ट कर सकते हैं और कुछ तो उन्हें एक दूसरे से दूर फेंक सकते हैं। दूर फेंक सकते हैं? जैसे डार्क एनर्जी जैसा कुछ? हाँ, कुछ हद तक। डार्क एनर्जी को भी एक प्रकार की आसुर ऊर्जा से जोड़ा गया है, जिसका काम ही है विस्तार करना, चीजों को अलग करना। जैसे सृष्टि की शुरुआत में द्यावा पृथ्वी यानी स्वर्ग और पृथ्वी को अलग किया गया था। लेकिन ये सिद्धांत यूनिवर्स के एक्सेलरेटेड एक्सपेंशन को नहीं मानता है ना? नहीं, उसे ये एक भ्रम जैसा मानता है। तर्क यह है कि अगर स्पेस फैलता तो उसके अंदर के एटम मॉलिक्यूल भी फैल जाते, फिर पदार्थ बचता ही नहीं। ये एक अलग तर्क है। अच्छा, अगर ये असुर पदार्थ इतना ज्यादा है और इतने तरह का है, तो हम इसे डिटेक्ट क्यों नहीं कर पाते? व्याख्यान के अनुसार इसकी जो रश्मियां हैं वो देव पदार्थ यानी विजिबल मैटर की रश्मियों से कम सघन होती हैं, कम डेंस होती हैं। तो हमारे इंस्ट्रूमेंट्स पकड़ नहीं पाते? शायद इसीलिए मुश्किल है। लेकिन किसी चीज का डिटेक्ट ना होना उसके ना होने का सबूत तो नहीं होता है ना? सही बात है। हो सकता है हमारी टेक्नोलॉजी अभी वहां तक पहुंची ही ना हो। बिल्कुल। तो अगर हम इसे समेटें, वैदिक रश्मि सिद्धांत ब्रह्मांड को फंडामेंटल वाइब्रेशंस और चेतना का एक इंटरप्ले मानता है। जी। और इसमें जिसे हम डार्क मैटर कहते हैं वो असुर पदार्थ है, अदृश्य लेकिन बहुत एक्टिव, बहुत विविध और जिसके 11 प्रकार हैं। हाँ, ये आधुनिक डार्क मैटर की जो सीधी साधी सी तस्वीर है उससे कहीं ज्यादा जटिल और डिटेल्ड नजरिया है। ये वाकई सोचने पर मजबूर करता है। बिल्कुल। क्या पता वास्तविकता की असली प्रकृति, जिसमें ये अदृश्य 95% हिस्सा भी है, वो इन्हीं कंपनों से और शायद चेतना से जुड़ी हो, जिसे हमारी आज की साइंस पूरी तरह से अपनी कैलकुलेशन में शामिल नहीं कर पा रही है। ये यकीनन यूनिवर्स को समझने की एक बिल्कुल अलग दिशा दिखाता है। जी, आगे की खोज के लिए एक विचारणीय दिशा।